कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। हम लोग शोध प्रविधि की क्लास कर रहे हैं और आज एक बहुत रोचक और जरूरी विषय पे हम बात करेंगे। आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, इस नाते भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस नाते भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जो डिबेट है, कि एक जो बहस है कि विज्ञान में शोध की जरूरत तो है, क्योंकि विज्ञान का शोध सीधे सीधे इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, इंसानी जिंदगी को आसान बनाता है, खूबसूरत बनाता है, सुविधाएं देता है। लेकिन ये आरोप या ये बहस या ये विवाद बहुत लंबे समय से होता आ रहा है कि साहित्य में शोध की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं और आप सब तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपने ये भी पढ़ा है कि प्लेटो जैसे लोगों ने ये तक कह दिया कि साहित्य को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सवाल समय दर समय उठता रहा है और ये एक जरूरी विषय है जिस पे आज हम सब मिलकर बात करें कि साहित्य में, लिटरेचर में शोध की आवश्यकता क्यों है। वह लिटरेचर सिर्फ हिंदी लिटरेचर नहीं, वह अंग्रेजी लिटरेचर भी है, बांग्ला भी है, यानी कि साहित्य तो भाषा में लिखा जाता है। तो भाषा में लिखे गए साहित्य में शोध की आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है और कैसे यह विज्ञान को पूरा करता है। यह शोध, साहित्य में किए गए शोध जो हैं वह विज्ञान को, इतिहास को, मनोविज्ञान को, दर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं और इंसान का जो जीवन है उस जीवन से कैसे इसका गहरा रिश्ता है। एक बात जो बहुत स्पष्ट है और जो मुझे बहुत गहराई से महसूस होती है कि साहित्यिक शोध अगर नहीं होगा, साहित्य से जुड़े हुए विषयों पर शोध नहीं होगा तो इंसानियत का इतिहास अधूरा रह जाएगा। मनुष्य के जीवन का जो इतिहास है वह हमेशा से अधूरा रह जाएगा। एक उदाहरण देकर और फिर विस्तार से इस विषय पे मैं लौटूंगा। एक छोटी सी बात, जिस बात की गवाही आप सबने भी देखी है अपने जीवन में, हम सब ने देखी है। 2020 में कोविड जैसी एक भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। आप सब जानते हैं, लॉकडाउन लगा, कितने लोगों की मौत हुई, आकस्मिक मृत्यु, बहुत सारा जीवन बर्बाद हुआ। अखबारों में, समाचारों में दिल दहला देने वाली खबरें हम लगातार देखते रहे। इतिहास कोविड के बारे में आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद बताएगा कि कोविड कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या परिस्थितियां आई। विज्ञान यह बताएगा कि उसने वैक्सीन कैसे खोजी, लोगों के जीवन को कैसे बचाया। लेकिन उस दौर में लिखी गई जो डायरियां हैं, कोविड के दौरान इंसानी जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई है, वो रोते बिलखते चित्र, वो बेबस लाचार इंसान, मजदूरों, नंगे पैर भागते दौड़ते सड़क पे चलते हुए मजदूर, है ना। आपने देखे होंगे कई ऐसे दृश्य, बच्चों को पीठ पर लेके कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे लेकर के जा रहा है। उस मानव के एहसास को, उस मानवीय रिश्ते को, उस भयानक परिस्थिति में एक इंसान किस तरह से घुट रहा था, किस तरह से लाचार था, किस तरह से विवश था, उसके सामने किस तरह की भावनात्मक त्रासदियां थी। इन सब को अगर कोई खूबसूरत ढंग से बयां कर पाएगा तो वह साहित्य हो सकता है, विज्ञान नहीं हो सकता है, इतिहास नहीं हो सकता है। इतिहास में घटनाएं दर्ज की जाती हैं, उन घटनाओं का विवरण होता है तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ। लेकिन उन घटनाओं के दौरान समाज और मनुष्य ने क्या महसूस किया, इस महसूस करने का जो तरीका है या उस महसूस करने का जो एहसास है, उसको अगर सबसे खूबसूरती से दर्ज किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ साहित्य में दर्ज किया जा सकता है। उन संस्मरणों में, उन डायरियों में, उन कविताओं में, उन कहानियों में, जहां कैसे कोई दम तोड़ रहा है, कहीं कोई कैसे अपने को खो रहा है, विवश है, लाचार है, कैसे अपने को खो दिया है और उसके पास तक भी वो नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड होने का खतरा है, एक और जिंदगी जा सकती है। तो एक इंसान किसी परिस्थिति में या समाज किसी परिस्थिति में किस घुटन से,
किस खुशी से, किस गम से, किस त्रासदी से गुजर रहा है, इसका विवरण अगर कोई खूबसूरती से बयां कर सकता है तो साहित्य है। अब कोविड के बारे में बांग्ला में लिखा जाए, अंग्रेजी में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए, संस्कृत में लिखा जाए, यह मसला नहीं है। मसला यह है कि किसी भी भाषा में लिखा गया जो साहित्य है कोविड के ऊपर, वो आज से 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी पीढ़ियों को यह बताएगा कि उस दौर में, उस भीषण त्रासदी में मनुष्य ने क्या महसूस किया। इतिहास नहीं बता पाएगा, विज्ञान नहीं बता पाएगा। इसलिए जब तक साहित्य पे शोध नहीं किया जाएगा, लिटरेचर में जब तक शोध नहीं होगा, तब तक इंसानियत के इतिहास को अधूरा माना जाएगा। मानवीय भावनाओं को, मानवीय एहसास को समझने का इससे बेहतर कोई टूल्स, कोई तत्व हमारे पास नहीं है। इसलिए साहित्य में शोध बहुत जरूरी है, उसमें काम बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में। अब हम, चूंकि भूमिका थी कि कैसे यह भावनाओं का विषय है, अब हम एक एक करके यह समझेंगे कि देखिए, ये जरूरी है कि मानवीय अनुभवों को, संस्कृति को, इतिहास को और भावनाओं की गहराई को समझने का सबसे जो अनूठा तरीका है, वह तरीका साहित्य में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, जहां विज्ञान भौतिक दुनिया के नियमों की व्याख्या करता है, तकनीकी प्रगति को विस्तार देता है और तकनीकी प्रगति को समझने में मदद करता है, इंसान को शक्तिशाली बनाता है, इंसान के जीवन में सुविधाएं लाता है। अब गर्मी है तो पंखा की जरूरत है, विज्ञान ने आविष्कार किया। जल्दी कहीं पहुंचना है तो हवाई जहाज का आविष्कार विज्ञान ने किया। तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है विज्ञान का शोध, विज्ञान का खोज। लेकिन ह्यूमन इमोशंस जो है, वो उनकी एक अलग दुनिया है, वो एक आंतरिक दुनिया का हिस्सा है। अब आप बाहर से अभी मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए अगर विज्ञान के नजरिए से मैं आपको देखूं, तो विज्ञान का नजरिया यही कहेगा कि ठोस रूप में आप सब एक मनुष्य हैं और आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या वस्त्र पहना है, ठीक है, आप किस क्लास में बैठे हैं, आज क्या तारीख है, ठीक है, या इतिहास के हवाले से देखें तो आज क्या तारीख है, किस समय क्लास चल रही है, इस क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप सब इस विषय को पढ़ते हुए क्या महसूस कर रहे हैं अंदर अपनी दुनिया में, ये इतिहास नहीं बता पाएगा, ये आप बता पाएंगे। उस एहसास को, उस इमोशंस को, उस भावना को जब आप लिखेंगे, जब आप दर्ज करेंगे। तो इसीलिए इतिहास को भावनात्मक टच देता है, भावनात्मक संस्कार या भावनात्मक सरोकार देता है साहित्यिक शोध, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। तो साहित्य जो है, एक तरह से साहित्यिक शोध जो है, वह मानव मन, समाज और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल करता है और उसे समझने में हमारी मदद करता है। विज्ञान हमें मशीन देता है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन साहित्य हमें मानवीय इतिहास की धड़कनें सुनाता है। आज भी जब कभी आप प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ते हैं या गोदान उपन्यास जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो गोदान की जो धनिया है, उस धनिया के हवाले से आप समाज और जीवन को देखने लग जाते हैं। कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छी कहानी जब आप पढ़ते हैं, तो कहानी पढ़ने के ठीक पहले आप जो होते हैं, कहानी पढ़ने के ठीक बाद आप वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आपके भीतर मानवीय भावनाओं की एक दुनिया खुल जाती है। साहित्यिक शोध की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह मानवीय भावनाओं को सुरक्षित रखता है। किसी खास दौर में, किसी खास कालखंड में समाज और मानव का जीवन क्या था, परिवेश क्या था, वह क्या सोच रहा था, क्या महसूस कर रहा था। इसलिए साहित्यिक शोध मानवीय भावनाओं को या मानवीय अनुभवों को संरक्षित करता है। विज्ञान डेटा और तथ्यों पर काम करता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, संदर्भ जुटाता है, ठीक है, लेकिन साहित्य भावनाओं, संघर्षों और सामाजिक परिवर्तनों को दर्ज करता है। समाज विशेष में क्या संघर्ष है, क्या परिवर्तन है, कैसे समाज में अंतर है, उसे दर्ज करता है। जब आप निराला की कविता पढ़ते हैं, वह तोड़ती पत्थर, तो जब कवि कहता है कि कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कहते हैं ना,
और बताते हैं कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। जब वो कहते हैं कि एक तरफ एक ऐसा दृश्य है जहां एक बहुत बड़ा भवन है जो अमीरी का सूचक है, एक तरफ ऐसा भी जीवन है जहां बहुत अमीर लोग रह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहता है कि एक लाचार स्त्री उस चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है। तो दरअसल वह समाज के दो वर्गों, दो जीवन की कहानी कह रहा होता है। यह साहित्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, साहित्य में बताया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है। तो भावनाओं को, संघर्षों को, सामाजिक परिवर्तनों को खूबसूरती से दर्ज करने का जो तरीका है वह साहित्य में अभिव्यक्त होता है। बड़े सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि महाभारत पर आपने तय किया कि आप शोध करेंगे किसी भी तरह से कोई विषय लेकर के, तो जब आप महाभारत पे शोध करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो उस महाभारत में जो पात्र आए हैं उन पात्रों की मनस्थिति क्या है अलग अलग परिस्थितियों में, यह विज्ञान नहीं बता पाएगा, यह इतिहास नहीं बता पाएगा, यह साहित्य बता पाएगा। ठीक है, कैसे राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, दो भाइयों के बीच युद्ध चल रहा है, भाई आमने सामने जो साथ पढ़े साथ खेले, आज युवावस्था में एक दूसरे के सामने तीर धनुष और प्रत्यंचा लेकर के खड़े हैं। कैसे वो राजनीतिक षड्यंत्र, कृष्ण कह तो रहे हैं कि मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन खूब शामिल हैं, बहुत बढ़िया से शामिल हैं, आप सब जान रहे हैं उस चीज को। और नैतिक दुविधाएं कैसे महाभारत में देखने को मिलती है। अर्जुन के सामने वही नैतिक दुविधा तो थी कि अचानक से हथियार रख दिया और कहा कि जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, ज्ञान दिया है, आज उसके सामने, उसके ऊपर मैं तीर चला दूं? क्या उसे मुझे मारना? अपने भाइयों के सामने जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है, जीवन का इतना बड़ा हिस्सा गुजरा है, वो भाई मेरे सामने खड़े हैं और हम एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। वो नैतिक दुविधा का चित्रण वहां पे आपको दिखाएगा। इतिहास बताएगा कि महाभारत क्या हुआ, कैसे है। विज्ञान बहुत खोज करेगा तो बताएगा कि रथ कैसा था, कैसे रथ बनते थे, कैसे हथियार बनते थे। लेकिन अर्जुन ने क्या महसूस किया, कृष्ण ने क्या किया, ये सब जब शोध होगा तो साहित्य कर सकता है इस पे बात। साहित्य के हवाले से ये बातें खुल सकती हैं। संबंधों की जो जटिलता है उसकी बात, युधिष्ठिर से लेकर आप इतने सारे पात्र हैं, अभिमन्यु का वध कैसे किया गया, कितनी सारी चीजें, उसकी हत्या कैसे की गई। आप देखें कि जब किसी एक साहित्यिक कृति पर आप शोध करते हैं तो उस समय के जो पात्र हैं, उनका जीवन है, उनकी जो जटिलताएं हैं, उनके जो मनोभाव हैं, वो कैसे खुल करके सामने आते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की आप बात कर लें, प्रेमचंद की कहानियां जब आप पढ़ते हैं तो कैसे भारतीय समाज में गरीबी है, वर्ग भेद है। ईदगाह को याद कर लीजिए, कहीं दूर मत जाइए, जो आपके सिलेबस में शामिल है। एक तरफ हामिद है जो गरीबी का शिकार है, कुछ नहीं है उसके पास, दूसरी तरफ उसके दोस्तों के पास पैसे हैं, वो हर अपने पसंद की चीज खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन बेचारा हामिद क्या क्या महसूस कर रहा है उन परिस्थितियों में, जब उसके दोस्त उससे कहते हैं हामिद रेवड़ी खाएगा क्या, गुलाब जामुन खाएगा क्या, हामिद पट से हाथ बढ़ाता है और उसके दोस्त चंचलता में, शरारत में वो मिठाई उससे वापस ले लेते हैं। हामिद के दिल पे जो बातें गुजरती है उसको प्रेमचंद ने जिस तरह से बयां किया है, क्या ये विज्ञान कर पाएगा, क्या ये इतिहास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत है साहित्यिक शोध की कि वह कैसे मानवीय अनुभवों को और मानवीय भावनाओं को संरक्षित करता है। जब आप गोदान जैसा उपन्यास पढ़ते हैं और उसमें धनिया का एक इस्पाती सघन चरित्र हमारे सामने आता है, तो हमें नारीवाद का एक ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है जो कि इतिहास की किताबों में कभी नहीं मिल सकता है। नमक का दरोगा जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसका रेलिवेंस देख लीजिए, उसकी प्रासंगिकता देख लीजिए। अंग्रेजों का जब शासन था तब यह कहानी लिखी गई, लेकिन उस कहानी में कहानीकार ने बताने की कोशिश की है कि कैसे जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वह कैसे न्याय को कठपुतली बना लेता है, सिस्टम को कैसे नचाता है। क्या यह बात आज सच नहीं है? क्या यह बात आज लागू नहीं हो रही है? आज के समय में भी तो यह बात लागू हो रही है। तो जीवन और समाज का सच्चा चित्र अगर खींचता है कोई तो साहित्य है। और साहित्य पर जब शोध नहीं होगा,
साहित्य से जुड़े हुए विषयों पर जब शोध नहीं होगा तो समाज का अनुभव, समाज का जीवन और उन परिस्थितियों के बारे में हम ठीक से नहीं जान पाएंगे। इसलिए इसकी जरूरत है। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपसे कोई भी कह देगा कि सूरदास पे काम करके क्या मिलेगा, बहुत से बहुत तुम पता लगा लोगे कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, वो अंधे थे कि नहीं थे, तो क्या मिल जाएगा आपको? तब आप बताएंगे ना, आप समझाएंगे कि सूरदास ने जो लिखा, सूरदास ने जो कहा, अपने समय में प्रेम के कैसे गीत गाए। सूरदास जब लिखते हैं कि कृष्ण की बांसुरी पर सुनकर गोपियां जब घर से निकल जाती हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि स्त्रियों के मन में तभी भी उस चार दीवारी पुरुषवादी सत्ता की बनाई गई जो चार दीवारी थी उसको तोड़ने की ललक थी। एक क्रांति का सूत्र था उसमें। तो साहित्य भावनाओं की व्याख्या करता है, उन परिस्थितियों में एक मनुष्य और जीवन की क्या व्याख्या हो सकती है, इसलिए साहित्य पर शोध की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी इसी में मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि बिंदुवार में बोलूं। दूसरी बात कि साहित्य के बारे में हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य समाज का आईना है। क्यों है ऐसा कहते हैं? क्योंकि साहित्यिक शोध जो है या उस पर किया गया जो काम है वह समाज की मानसिकता एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। समाज की क्या मानसिकता रही, कैसे उसमें बदलाव आया, उसके विकास को दर्शाता है, उस पर काम होता है। रीतिकाल पे आप काम करते हैं तो पता चलता है आपको कि क्यों इतना भोग विलास था, क्यों श्रृंगार की कविताएं ही लिखी जा रही थी, क्यों? क्योंकि समाज वैसा था, भोग विलास में डूबे हुए थे, परिस्थिति वैसी थी, तो उस समाज का चित्र खींच रहा है ना। भक्ति काल पर जब आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि कविता ने कैसे मंत्र का दर्जा ले लिया, कैसे क्रांतिकारी तेवर है, कैसे समाज की सच्चाई को गहराई से बयां करने की शक्ति है उस दौर की कविता में। और ये ताकत कहां से आई है कवियों के पास, वह अंतः प्रेरणा कहां से आई है उन कवियों के पास। तो अलग अलग दौर में अलग अलग साहित्यिक विषयों पे काम करते हुए उस समाज के जीवन को, परिस्थिति को, मनोविज्ञान को, कवि के मिजाज को, कवि की अनुभूति को, कवि की रचना प्रक्रिया को आप समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आप सबने पढ़ी होगी, कफन। ठीक है, कफन में घीसू और माधव दो पात्र हैं। घीसू जो है वह माधव का पिता है और माधव की एक पत्नी है जिसका नाम है बुधिया। बुधिया को प्रसव पीड़ा होती है और जब वह प्रसव पीड़ा से, भयंकर प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है तो घीसू और माधव यानी कि पिता पुत्र लगभग उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रसव पीड़ा से उसकी मौत हो जाती है और उसके कफन के लिए जो पैसे थे उनके पास, उस कफन के पैसे से पिता पुत्र शराब पीते हैं, शोक नहीं मनाते। बुधिया की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय वे शराब पीते हैं। और जब आप इस कहानी पे काम करते हो, जब इस कहानी पे आप शोध करते हो, तो समाज और उस जीवन के कितने सारे आयाम, कितनी सारी खिड़कियां खुलती हैं। आपको ये पता लगता है कि गरीबी से उपजी हुई जो नैतिक दिवालियापन है वो खुल करके सामने आता है। कैसे नैतिक रूप से गरीबी जो है वह नैतिक रूप से भी आदमी को कैसे दिवालियेपन के कगार पे खड़ी कर देती है, ये कहानी उस शोध से पता चलता है आपको। और आज भी गांव में कुरीतियां हैं, अलग अलग ढंग की कुरीतियां हैं। झाड़ू, जादू टोना, झाड़ फूंक या अशिक्षित लोगों द्वारा नशे में अपने घर के लोगों को प्रताड़ित करना, मारपीट करना, समस्याएं खड़ी करना है, आज भी है गांवों में खास तौर पे। तो साहित्यिक शोध हमें सामाजिक कुरीतियों की जड़ों तक लेकर के जाते हैं। जब हम उस पे शोध करते हैं, जब आप कफन पे काम करते हैं, कफन जैसी अन्य कहानियों पे आप काम करते हैं, तो आपको पता लगता है कि कैसे सामाजिक कुरीतियों की जड़ तक आप पहुंच पाते हैं और उसके पीछे के मनोविज्ञान को आप जान पाते हैं। घीसू और माधव
उस गरीबी और दिवालियेपन में कैसे बौखला गए कि उनके अंदर की संवेदना लगभग खत्म हो गई है। गरीबी कैसे संवेदना को मार देती है। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी कि जहां गरीबी में लाचार व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, किसी से लूट लेता है, किसी का सामान छीन लेता है, क्योंकि पेट की आग के आगे वह विवश है। पेट की आग के आगे वह उस नैतिकता को भूल जा रहा है कि भाई मैं इसका सामान लेके भाग रहा हूं या मैं इसकी चोरी करके भाग रहा हूं। इन सब चीजों को समझने, जानने और इसकी व्याख्या करने का अगर कहीं अवसर मिलता है तो वह साहित्यिक शोध में मिलता है। विज्ञान नहीं दे पाएगा, इतिहास नहीं दे पाएगा। इसलिए जरूरत है साहित्यिक शोध की। ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि मजदूर स्त्री का एक संघर्ष आपको दिखाई देता है। आधुनिक युग में मजदूरों के अधिकारों की बहस का एक दरवाजा उस कविता से आप खोल सकते हैं। अगर आप मजदूरों के अधिकारों की बहस करें, उस पर बात करें, तो आप तोड़ती पत्थर कविता का रेफरेंस ले सकते हैं कि कवि कैसे उसकी मनस्थिति को बयां कर रहा है, कि जब कवि से उसकी निगाहें मिलती है तो कैसे वो नजरें झुका करके और फिर से अपने काम में लग जाती है। उस समय वो क्या महसूस करती है। तो जो महसूस करने की जो दुनिया है, उस महसूस करने की दुनिया को साहित्यिक शोध के अलावा किसी अन्य शोध के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता है। और ह्यूमन इमोशंस जो हैं, मानवीय भावनाओं के कारण ही हम मानव हैं। पशु में और हम में यही अंतर है कि हम सोचने समझने वाले लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं, तर्कशील लोग हैं। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और उसी विचार करने, तर्क करने, सोचने समझने की अलग अलग जो परिस्थितियां हैं और उन अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को साहित्यिक शोध में दर्ज किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो साहित्यिक शोध की आवश्यकता को रेखांकित करती है वो है भाषा और संचार का विकास। साहित्य कोई भी हो, किसी भी भाषा का हो, लिखा तो भाषा में जाता है। अब आज जो हम खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हैं, भारतेंदु के समय की खड़ी बोली हिंदी से अलग है कि नहीं है? ठीक है, रीतिकाल की भाषा देख लीजिए, भक्ति काल की भाषा देख लीजिए, आदिकाल की भाषा देख लीजिए, अभी की भाषा देख लीजिए। तो समय के साथ साथ कैसे भाषा और संवाद में परिवर्तन कैसे आया। ये जब हम पूरा हिंदी साहित्य देखते हैं आदिकाल से आधुनिक काल तक, तो भाषा के विकास की भी एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी होती है। और भाषा वह माध्यम है। अगर भाषा साहित्य प्राण है, भावनाएं प्राण है, तो भाषा शरीर है। भाषा नहीं होगी तो भाव कैसे प्रकट होगा। और भाषा के बदलते स्वरूप को भी साहित्यिक शोध में देखा जाता है, दर्ज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि भारतेंदु ने हिंदी को जनभाषा बनाया ना। पत्रकारिता से लेके, नाटक से लेके, लेखों से लेकर कितना तक उन्होंने काम किया। अब आप उनका मान लीजिए नाटक पढ़ रहे हैं अंधेर नगरी, उसमें कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, बता रहे हैं, तो आप उस भाषा में के माध्यम से ही यह जान पाते हैं कि कैसे भाषा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनती है, कैसे वह लोगों को जागरूक करती है, जागरूकता कैसे आती है भाषा के माध्यम से। बच्चन साहब की एक बहुत मशहूर कृति है मधुशाला, जिसमें वो कहते हैं मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं एक बताता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला जब लिखी थी बच्चन ने, उसकी रचना की थी, आज भी वह कितनी लोकप्रिय है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसे पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का, काल के इतने लंबे अंतराल के बाद भी वह पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है। और वह क्यों हो रही है, क्यों ऐसे बातचीत क्यों की जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें किस तरह से मानवीय भावनाओं और जीवन के कुछ अलग अलग प्रसंगों को दर्ज किया गया है। कबीर और तुलसी पुराने हो गए, है ना, लेकिन आप देखें कि गांव में जाएंगे तो गांव के लोग आज भी, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बात बात में कबीर के दोहे और तुलसी की बात कर देंगे।
हो सकता है आधुनिक युग के किसी कवि की बात वो ना करें, लेकिन कबीर और तुलसी की बात वो कर देंगे, क्योंकि उनकी भाषा, वो मिजाज उनकी जुबान पे है, वो भाव भी है साथ में। तो भाषा और संचार के विकास को भी अगर देखना है, उसकी गति को देखना है, तो भी साहित्यिक शोध की आवश्यकता होती है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो मैं कर चुका हूं, लेकिन उसको थोड़ा और विस्तार देंगे, कि साहित्यिक शोध इतिहास को भावनाओं से जोड़ता है। मैं इस बारे में बात कर चुका हूं कि इतिहास को कैसे भावनाओं से जोड़ा जाता है, ये साहित्यिक शोध के माध्यम से हमें पता चलेगा। कैसे? जैसे एक उदाहरण देता हूं। 1857 की क्रांति असफल हुई, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, और उस क्रांति के असफल हो जाने के बाद क्या हुआ? उस क्रांति के असफल हो जाने के बाद अंग्रेजों का अत्याचार और अधिक बढ़ गया ना। अंग्रेजी हुकूमत का और शिकंजा कसने लगे, वो अलग अलग तरह से कई तरह की चीजें होने लगी, आप सब जानते हैं। लेकिन उस दौर में गालिब लिखते हैं, गालिब की शायरी मशहूर है, आप सबने पढ़ी होगी। वो लिखते हैं कि उजड़े हुए लोगों का शहर है, यहां हर कोई मसीहा बनकर आता है। उजड़े हुए लोगों का शहर है, यहां हर कोई मसीहा बनकर के आता है। क्या कह रहे हैं गालिब? गालिब कह रहे हैं कि इस दर्द में, इस दुख में, इस दबाव में, इस तनाव में, इस पीड़ा में जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मदद कर पा रहा है, वो मसीहा के जैसे ही तो है। ये मानवीय संवेदनाएं कौन बता पाएगा साहित्य के अलावा, लिटरेचर के अलावा, कि एक दूसरे के दुख में शामिल होने को मसीहा कहा उन्होंने, मसीहा की संज्ञा दी उन्होंने। इतिहास बताएगा कि 1857 की क्रांति कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी असफलता के कारण क्या क्या थे। साहित्य बताएगा कि उस क्रांति के असफल हो जाने के बाद इंसान के ऊपर क्या असर पड़ा। जो गालिब लिख रहे हैं, यहां हर कोई मसीहा बनकर आता है। इसलिए इतिहास को भावनाओं से जोड़ने का काम साहित्यिक शोध में किया जाता है। ठीक है, मानवीय सहानुभूति, संवेदनाएं इत्यादि को साहित्यिक शोध में रेखांकित किया जाता है। इतिहास की किताबें तथ्य बताती हैं, साहित्य यह बताता है कि उस दौर में लोगों ने क्या महसूस किया, लोगों ने क्या एहसास किया। इसलिए भी साहित्य में शोध की आवश्यकता है। आई बात समझ में? पांचवा बिंदु कि मनोविज्ञान और दर्शन की गहरी समझ और उसकी व्याख्या साहित्यिक शोध में की जाती है। एक बड़े लेखक हुए, काफका एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनकी एक कहानी है द मेटामॉर्फोसिस। उस कहानी पे अगर आप शोध करते हैं या काम करते हैं या उस कहानी को पढ़ते हैं, तो जो कुछ बुनियादी बातें आपके सामने आती हैं, उसमें एक बात आती है कि कैसे अजनबियत है, अजनबीपन कैसे व्यक्ति अपने परिवार में ही महसूस करने लगता है, परिस्थितियां अगर ऐसी आ जाए तो। और आज के युवा भी ऐसा महसूस करते हैं, अकेलापन है। हम सबके हाथ में मोबाइल फोन है, एक नई दुनिया है, लेकिन उसके बाद भी अकेलापन है, खालीपन है, बहुत खाली है अंदर से। वो जो कहानी है द मेटामॉर्फोसिस, उस कहानी में एक कैरेक्टर है ग्रेगोर सैम्सा। ठीक है, ग्रेगोर सैम्सा नामक जो कैरेक्टर है, वह ऑफिस में जाता है, सामान्य जीवन जीता है, घर चला रहा होता है। अचानक से वो एक दिन कीड़ा बन जाता है, बड़ा कीड़ा बन जाता है। और जब वह बड़ा कीड़ा बन जाता है तो वह इस बदलाव से परेशान तो है ही, लेकिन उसको चिंता इस बात की है कि नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ऑफिस में कैसे जाऊंगा, दफ्तर में कैसे जाऊंगा। उसे इस बात की बड़ी चिंता है। और अब चूंकि वह कीड़े में बदल गया है तो परिवार उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। परिवार को धीरे धीरे उससे नफरत हो गई है। उसकी एक बहन थोड़े दिनों तक उसका ख्याल रखती है, लेकिन उसके बाद वह भी उसका ख्याल करना छोड़ देती है। और अंत में ग्रेगोर की भूख से, उपेक्षा से और ध्यान ना रखने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद परिवार खुशी मनाता है, एक तरह से कहीं ना कहीं खुशहाल हो जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ये कहानी क्या बताती है, इस पे जब हम शोध करते हैं, सोचते हैं, तो
कहानी बताती है कि मनुष्य कैसे अपने ही अस्तित्व से अजनबी हो जाता है। उसका कीड़ा बनना आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन की कहानी है कि जब आपकी कोई जरूरत नहीं रही तो आपको निकाल फेंका जाएगा। आप सबने उषा प्रियंवदा की एक कहानी पढ़ी होगी, वापसी। हाँ, गजाधर बाबू याद आ रहे हैं? गजाधर बाबू ने अपना जीवन लगा दिया पूरे परिवार के भरण पोषण में, लेकिन एक उम्मीद थी कि रिटायरमेंट के बाद उस परिवार के साथ समय बिताएंगे। लेकिन जब उस रिटायरमेंट के बाद जब वो घर आते हैं तो उस घर में उनकी वापसी हो नहीं पाती, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो एक अकेलेपन से गुजर जाते हैं और कभी उनकी वापसी हो ही नहीं पाती है। उस कहानी पर जब आप शोध करते हैं तो समाज का एक चित्र नजर आता है, पीढ़ियों की सोच का टकराव आपको नजर आता है। नई पीढ़ी कैसे सोचती है और वो गजाधर बाबू कैसे सोचते हैं। ये बात आपको इतिहास में कैसे मिल सकती है, ये बात आपको विज्ञान कैसे बता सकता है। ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हुआ जितना भी वितान है, मानवीय भावनाओं का जो एक अनंत आकाश है, उस आकाश में गोता लगाने का काम साहित्यिक शोध के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब अगर बात आती है साहित्यिक शोध वर्सेस विज्ञान से जुड़ा हुआ शोध, तो हमें यह भी समझना है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी कतई नहीं है। विज्ञान ने चाकू बनाया, काम आसान कर दिया कि सब्जी काट लीजिए, छोटे मोटे काम कर लीजिए, ठीक। लेकिन साहित्य यह विवेक देगा आपको कि उस चाकू से किसी को मारना नहीं है, नैतिक बनाएगा आपको, नैतिक बनने का एक बोध देगा आपको। इसलिए विज्ञान और साहित्य में कोई विरोध जैसी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विज्ञान कैसे का उत्तर देता है, विज्ञान ये उत्तर देगा कि मोबाइल फोन कैसे काम करता है, ठीक है। और साहित्य क्यों का उत्तर देता है, साहित्य आपको उत्तर देगा कि मनुष्य तकनीक पर निर्भर होने के बावजूद भी कैसे अकेला हो गया है। क्या और क्यों के बीच में जो रिश्ता है, वही रिश्ता विज्ञान और साहित्य के बीच में है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एक बड़े महान रूसी साहित्यकार हुए दोस्तोव्स्की, तो उन्होंने कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि दोस्तोव्स्की ने मुझे विज्ञान से ज्यादा सिखाया। अब आप एक बात समझिए, एक वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक ये बात कह रहा है कि दोस्तोव्स्की ने मुझे विज्ञान से कहीं ज्यादा सिखाया। इस बात से आप साहित्य की महत्ता को समझ सकते हैं, क्योंकि यह बात एक वैज्ञानिक कह रहा है। साहित्य को पढ़ते हुए मनुष्य के जीवन की जटिलताओं को, भावनाओं की जटिलताओं को, आंसू को, हंसी को, खुशी को, दुख को, पीड़ा को, क्रंदन को, करुणा को, दया को कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये देखने को मिलता है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पे, आप सब, बहुत लंबा बात नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग समझ गए हैं अब, ठीक है। तो अब आपके चेहरे बताने लगते हैं कई बार कि सर अब हम समझ गए, अब आप ज्यादा ना समझाइएगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इन सब चीजों को एक साथ अगर कंक्लूड करूं तो आप समराइज में या निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि साहित्यिक शोध में समाज की समस्याओं को उजागर किया जाता है, ठीक है। इतिहास को भावनाओं से जोड़ा जाता है, ठीक है। भाषा और संस्कृति को जीवित रखा जाता है, ठीक है। और विज्ञान और तकनीक के साथ मिलकर मानवता को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। ये कुछ 2, 4, 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये बताती हैं कि साहित्य में शोध की आवश्यकता आगे भी निरंतर बनी रहेगी। अब चलिए मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछता हूं कि एआई का आप यूज करते हैं, चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा टूल्स है, तो क्या चैट जीपीटी से आप कबीर की कविताओं की गहराई को समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि साहित्य जो है वह आत्मा की भाषा है। उसकी व्याख्या जब आप गहराई में डूबेंगे, समझेंगे, उन संदर्भों को पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने नजरिए से उसकी व्याख्या करेंगे। उसमें क्या गहराई है, उसमें क्या गूढ़ता है, जब आप शोध करेंगे तो ज्यादा विस्तार से आप बताएंगे।
इसलिए मैं कहता हूं कि साहित्य आत्मा की भाषा है और आत्मा की भाषा का विकास होता रहे, आत्मा की भाषा में मनुष्य के रंगों को खोजा जाता रहे, मनुष्य के भावनाओं की पड़ताल की जाती रहे, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि साहित्यिक शोध की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। साहित्यिक शोध उन पन्नों को खोलता है जहां मानव की हंसी है, रुदन है, क्रांति है, एहसास है और बहुत सारी चीखें या बहुत सारी विवशताएं भी जहां दर्ज हैं। इन विवशताओं को, इन हंसी को, खुशी को, चीखों को, क्रांति के स्वरों को, सामाजिक परिवर्तन को, ढेर सारी ऐसी बातें हैं। उन बातों को दर्ज करने का अगर सबसे बेहतर माध्यम है तो साहित्य है, और उस पे जब तक हम शोध नहीं कर पाते हैं तब तक उन भावनाओं को, उन विचारों को, उन एहसासों के विस्तार और उनके अनगिनत आयामों को हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए साहित्य में शोध की आवश्यकता थी, है और आगे भी बनी रहेगी। आई बात समझ में? मेरे साथ आपने इस क्लास की जो पूरी यात्रा की, मुझे लगता है कि अब ये स्पष्ट हो गया होगा, आप कभी भी किसी को भी समझा पाने में समर्थ हो सकेंगे कि साहित्य में शोध की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अगली क्लास में अब मैं एक बड़े मजेदार विषय पे आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम शोध का प्रारूप तैयार करते हैं। किसी विषय पे शोध करना हो तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, उस पे हम लौटेंगे और फिर उसके अगले दिन मैं बताऊंगा कि शोध विषय जो है उसका चुनाव कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शोध विषय के चुनाव के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, फिर कैसे शोध के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें चीजें हैं, उस पर भी हम आगे चल करके बात करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है।